मैं सत्येंद्र सिंह। छात्रों, आज आपके समक्ष DELED थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक शैक्षिक अनुसंधान की अवधारणा को लेकर आया हूँ और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शैक्षिक जो अनुसंधान की अवधारणा है छात्रों, इस अवधारणा के तहत तो हम इसके अर्थ के बारे में बताएंगे, क्या इसका मीनिंग होता है, इसी के बाद इसकी क्या डेफिनेशन होती है, कैसे क्या इसके प्रकार होते हैं, कहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ती है, क्या इनकी हायरार्की हैं, क्या इनके सोपान हैं छात्रों। तो ये मैं जो शैक्षिक अनुसंधान की अवधारणा टॉपिक लेकर आया हूँ, आज इसी के बारे में आप समक्ष अध्ययन करेंगे। तो अब बात करते हैं हम शैक्षिक अनुसंधान के बारे में छात्रों। देखिए छात्रों, जो ये शैक्षिक अनुसंधान है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं। एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। अगर देखें तो एजुकेशनल जो शैक्षिक का मतलब होता है छात्रों, शिक्षा से है। शैक्षिक का मतलब जो एजुकेशनल का मतलब शैक्षिक से है, तो यहाँ पर जो छात्रों शैक्षिक है, शैक्षिक का मतलब शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित हो गया। फिर इसी क्रम में आगे देखें तो यहाँ पर छात्रों रिसर्च है। तो अगर देखें तो यहाँ पर जो है दो शब्द इसमें मिलकर बने हैं, जिनको हम छात्रों री कहते हैं, फिर सर्च कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो रिसर्च का मतलब, जैसे रिसर्च माने होता है, री माने क्या होता है छात्रों, पुनः होता है। री माने पुनः हो गया। फिर इसी तरीके से जो है सर्च माने क्या होता है छात्रों, खोज करने से होता है। तो इसका जो मतलब होता है छात्रों कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किसी वस्तु की जो बार बार खोज की जाती है या उसके संदर्भ में जो बार बार खोज की गई है, उसी को हम छात्रों शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। या तो ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो नवीन तरीके से खोजें बार बार की जा रही हैं छात्रों, उसी को हम शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। पहले देखें छात्रों, तो ये तो जो है शैक्षिक से बताया मैंने आपको, लेकिन यहाँ पर जो है शोध, जिनको हम छात्रों अनुसंधान कहते हैं, तो जो अनुसंधान का मतलब नवीन ज्ञान की खोज करने से है, या नवीन प्रकार के जो ज्ञानों को बार बार जो खोजने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है, या तो जो शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है छात्रों, इसी को हम शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। अब देखें तो शैक्षिक अनुसंधान का मतलब मैंने बताया कि इसको अंग्रेजी में छात्रों एजुकेशनल रिसर्च के नाम से छात्रों जाना जाता है। अब इसी को देखें तो जो शैक्षिक अनुसंधान है, अब इसके हम अर्थ के बारे में छात्रों चर्चा करते हैं। क्या है इसके मीनिंग, क्या है इसका अर्थ। तो मैं अब शैक्षिक जो अनुसंधान के बारे में अभी तक बताया कि जो शैक्षिक अनुसंधान है, यह प्रायः दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शिक्षा हो गया और इसमें एक शब्द है अनुसंधान हो गया। तो जो शैक्षिक हो गया, इसका अर्थ होता है शिक्षा से, और जो यहाँ पर अनुसंधान का मतलब रिसर्च से होता है या तो खोजे से होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो महत्वपूर्ण कार्यों की खोज संबंधी जो कार्य किया जाता है, उसी को छात्रों हम शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। अब देखें, अभी तक तो मैं आपको इसके मीनिंग के बारे में छात्रों बताया, या क्या होते हैं, इनकी भूमिका कहाँ पर होती है नहीं शैक्षिक अनुसंधान की। फिर इसके बाद क्या मीनिंग होते हैं छात्रों, मैं इसके अर्थ के बारे में बताया। इसके अर्थ के बाद फिर आगे जो आता है नंबर 2 पॉइंट, इसमें डिफिनेशन आता है। जो नंबर 2 पॉइंट इसमें छात्रों क्या आता है, डिफिनेशन। अगर इनके हम जो डिफिनेशन के बारे में चर्चा करें, तो इनमें जो डिफिनेशन आती है, पहले ट्रेवर्स के अनुसार छात्रों आती है। ट्रेवर्स, जो ट्रेवर्स की डिफिनेशन आती है। फिर इसी क्रम में देखें तो जो नंबर 2 डिफिनेशन आती है, मुनरो की डिफिनेशन आती है। तो अब हम बात करते हैं छात्रों शैक्षिक अनुसंधान के संदर्भ में जो है ट्रेवर्स ने अपना क्या विचार व्यक्त किया है।
तो देखिए ट्रेवर्स के अनुसार उन्होंने कहा है छात्रों कि शैक्षिक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शैक्षिक परिस्थितियों को एक व्यवहार के विज्ञान के विकास के रूप में इसको अग्रसर या एडवांस करने का सदैव ही कार्य करती है। तो अब मैं आपको जो है ट्रेवर्स के अनुसार बताया, इसी क्रम में जो मुनरो हैं उनकी भी डिफिनेशन को हम जान लेते हैं। उन्होंने ये बताया है कि शैक्षिक अनुसंधान का लक्ष्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। इन्होंने क्या बताया छात्रों कि जो शैक्षिक अनुसंधान का जो लक्ष्य होता है वो सिद्धांतों का प्रतिपादन करना एवं जो नवीन प्रकार के या नवीन प्रक्रियाओं की खोज करने में निहित है, तो उसी को हम छात्रों शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं, या उसी प्रक्रिया को जो है शैक्षिक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक मैं आपको जो है ट्रेवर्स एवं जो मुनरो हैं उन्होंने जो है शैक्षिक अनुसंधान को अपने अपने शब्दों में डिफाइन किया है। तो इसके बाद फिर आगे जो हमारा टॉपिक आता है काइंड्स, या इसके जो है क्या होते हैं प्रकार। अब देखिए छात्रों जो इनके प्रकार होते हैं, अगर हम इनके प्रकार के बारे में देखें तो जो शैक्षिक अनुसंधान है, अगर इसको देखें तो जो शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र के बारे में देखें तो इनका जो क्षेत्र होता है छात्रों बहुत ही जो है व्यापक होता है। कह सकते हैं इसका जो क्षेत्र सीमित नहीं होता है। इसका जो क्षेत्र होता है विद्यालय के अंतर्गत जो समस्त व्यवस्था में दिन प्रतिदिन जो नवीन तरीके से खोज करने का कार्य किया जाता है, या जो थ्योरी होता है उनका प्रतिपादन जो किया जाता है, उन सब में जो है शैक्षिक अनुसंधान की छात्रों आवश्यकता पड़ती है। अब देखें तो इनके जो प्रकार के बारे में हम यहाँ पर आपको जा रहे हैं। तो इनका जो प्रकार है छात्रों, इनके प्रकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। या तो ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च जो है टॉपिक, उसको हम दो भागों में छात्रों बांट सकते हैं। पहले तो छात्रों एक बात यह है कि शोध आयाम की दृष्टि से, पहला प्रकार क्या होता है इसमें, शोध आयाम की दृष्टि से। फिर जो नंबर 2 पॉइंट आता है इसमें, इसके जो प्रकार के बारे में योगदान की दृष्टि से, या डिवीज ऑफ जो है कंट्रीब्यूशंस, और डिवीज ऑफ जो है जो इसमें रिसर्च जो है एम्पलीट्यूड, या इसके जो है जो होते हैं एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, या पर्पज इसके उद्देश्य हो गए हैं, या इसमें शोध आयाम की दृष्टि से। फिर उनके बाद नंबर जो दूसरे प्रकार होते हैं शैक्षिक अनुसंधान के, वो योगदान की दृष्टि से छात्रों। अब हम बात करते हैं इनके प्रकार में कि शोध आयाम की दृष्टि इसमें क्या होती है। अगर छात्रों देखें तो ये जो यहाँ पर शोध आयाम की दृष्टि से देखें छात्रों, तो यह भी निम्नलिखित दो प्रकार का होता है छात्रों। एक तो ये कह सकते हैं अनुप्रस्थ आता है इसमें, एक छात्रों अनुप्रस्थ हो गया, और जो इसी में जो नंबर जो दूसरा आता है छात्रों वो अनुदैर्ध्य होता है। एक छात्रों अनुप्रस्थ आता है, फिर जो नंबर 2 आता है अनुदैर्ध्य हो गया, जो कि ये शोध आयाम की जो दृष्टि से ये शैक्षिक अनुसंधान के दो प्रकार हो गए हैं। अभी हम इसके बारे में ब्रीफली बता रहे हैं छात्रों। अब फिर योगदान की दृष्टि से देखें छात्रों, तो जो योगदान की दृष्टि से देखें तो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान छात्रों आता है, इसमें क्रियात्मक अनुसंधान हो गया। फिर इसी के बाद आता है मौलिक अनुसंधान हो गया आगे। फिर मौलिक अनुसंधान के बाद आगे आता है ऐतिहासिक अनुसंधान हो गया, ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान हो गया। फिर इसमें आता है प्रयोगात्मक अनुसंधान छात्रों आता है। फिर प्रयोगात्मक अनुसंधान के बाद जो अगला आता है वो दार्शनिक जो है अनुसंधान। तो ये कहा जाए छात्रों कि जो यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान है उस शैक्षिक अनुसंधान को हम दो भागों में तो बांट सकते हैं। इसके भी कई भाग होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अनुप्रस्थ जो है आयाम की, या जो अनुप्रस्थ शोध होते हैं। अगर इसके तहत देखें छात्रों तो यह शोध जो है
वनस्पति विज्ञान की शाखा से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है, जिसमें ये जो पत्तियां की काट या जो पत्तियों को काटने का कार्य या इसके तहत जो इसमें शोध करने का कार्य छात्रों किया जाता है। जैसे इसमें पौधे हो गया या पौधे का जो तना हो गया, फिर इसी क्रम में देखें तो पौधे के तनों एवं जो इसमें पत्ती या जो लीफ का अध्ययन किया जाता है, पत्तियों का जो अध्ययन होता है, और इन सभी पौधे के उसके अंगों का जो है इसमें अध्ययन करने का जो कार्य किया जाता है, इसका अध्ययन करके जो इसमें शोध का कार्य छात्रों किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ कहते हैं। अनुप्रस्थ क्या है? यह वनस्पति विज्ञान की विषय से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है, जिसमें अभी मैंने बताया कि इसमें पौधे या फिर पत्तियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके तहत देखें छात्रों तो इसमें जैसे पौधे के उस अंग का भी अध्ययन किया जाता है, पूरे अंगों के बारे में पौधे का अध्ययन किया जाता है। उसमें अध्ययन करके फिर जो उनमें शोध का कार्य किया जाता है छात्रों, तो उसी को हम शोध आयाम की दृष्टि से देखते हैं, जिनको हम पहला छात्रों अनुप्रस्थ बोलते हैं। फिर इसी में जो है नंबर 2 क्या आता है? अनुदैर्ध्य होता है। पहला अनुप्रस्थ, फिर नंबर 2 यहाँ पर है अनुदैर्ध्य होता है। तो अनुदैर्ध्य क्या होता है? अगर इसके बारे में छात्रों देखें तो यह भी शब्द जो होता है वनस्पति विज्ञान की विषय से भी यह संबंधित होता है। अगर इसके तहत देखें तो इसमें भी जो है किसी पेड़ का अध्ययन उसके बीज की अवस्था से लेकर फल आने तक की जो अवस्था का अध्ययन किया जाता है, या उस अध्ययन तक की अवस्था इसमें की जाती है। जैसे फल जब तक या बीज होता है, बीज के बाद जब उसमें फल लगने की प्रक्रिया तक का जो अध्ययन किया जाता है छात्रों, उसी प्रक्रिया को ही हम छात्रों अनुदैर्ध्य कहते हैं। एक तो मैं आपको बताया अनुप्रस्थ कहते हैं, फिर एक को अनुदैर्ध्य कहते हैं। अगर देखा जाए छात्रों, दोनों जो है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी विषय से दोनों ही जो है संबंधित होता है, और इसमें जो है केवल पौधे के अंगों या जो पत्तियों की या पत्ती की केवल काट का अध्ययन किया जाता है अनुप्रस्थ में। जबकि यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल या जो अनुप्रस्थ होता है, अगर इसके बारे में देखें तो इसमें जब पौधे के बीज से लेकर जब तक फल की जो प्राप्त करने की प्रक्रिया तक की इसमें अध्ययन किया जाता है अनुदैर्ध्य में। कहने का मतलब यही शोध अगर अप्रोच की दृष्टि से देखा जाए तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं, जिन्हें मैं पहला छात्रों अनुप्रस्थ के बारे में बताया, फिर जो दूसरा है यहाँ पर अनुदैर्ध्य। ये भी 2 प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर शैक्षिक जो अनुसंधान है छात्रों, इसके प्रकार में जो दूसरा इसके प्रकार आते हैं, तो इसमें जो दूसरा आता है छात्रों, इसको हम जो योगदान की दृष्टि से देखते हैं। अब इसके बारे में देखें तो क्या योगदान में होता है, क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर शैक्षिक अनुसंधान को देखें तो इसमें कुछ योगदान की दृष्टि से देखा जाए तो जो शैक्षिक अनुसंधान होते हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखें तो यहाँ पर जो है शैक्षिक अनुसंधान में देखें तो इसमें पहला आता है क्रियात्मक जो है शोध आता है या क्रियात्मक अनुसंधान आता है। तो हम शॉर्टली में छात्रों इसके बारे में अध्ययन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक शोध को, इसको हम एक अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे। फिर आज छात्रों यहाँ पर जो शब्द आया है क्रियात्मक शोध के बारे में शॉर्टली हम बता दे रहा हूँ। देखिए छात्रों, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्शन रिसर्च के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में देखें तो इसमें जो है क्रिया करके छात्र जो कुछ खोज करने का प्रयास करता है छात्रों, उसी को हम एक्शन रिसर्च के नाम से या उसी को छात्रों हम क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से भी जो है जाना जाता है।
अब क्रियात्मक जो अनुसंधान के बाद फिर आगे आता है मौलिक अनुसंधान। तो मौलिक अनुसंधान क्या होता है छात्रों, इसी को हम एप्लाइड जो है रिसर्च के नाम से भी छात्रों इसको जाना जाता है। इसी को जो है मौलिक को हम व्यवहारिक अनुसंधान के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि व्यवहार में जो प्रकट होने वाले कुछ खोज का कार्य किया जाता है उसी को हम जो है मौलिक अनुसंधान के नाम से छात्रों उसको जानते हैं। तो मौलिक अनुसंधान फिर इसी को जो है एक आगे इसी में पार्ट है ऐतिहासिक अनुसंधान। अब देखें ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है छात्रों, इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर इसके बारे में देखें इतिहास संबंधी जो समस्त अध्ययन या अध्ययन के लिए जो खोज का कार्य किया जाता है तो उसी को छात्रों हम ऐतिहासिक अनुसंधान के नाम से इसको जानते हैं। या जो अतीत की जो सभी घटनाएं दिन प्रतिदिन जो घटित हो रही हैं छात्रों, उसी को हम जो है उसके संदर्भ में या फिर जो खोज का कार्य किया जाता है उसी को जो है ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों, इसमें बेस्ट की डिफिनेशन अत्यंत फेमस है। तो उन्होंने ये कहा है छात्रों कि ऐतिहासिक अनुसंधान जो होता है इतिहास संबंधी समस्त समस्याओं का विश्लेषण करने का वो कार्य करता है। कहाँ से घटनाएं घटित हुआ, कैसे किस ढंग से इसका हम खोज का कार्य किया जाए, तो ये सारी प्रोसेस छात्रों ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं। और फिर छात्रों जो ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में इसमें एक आता है और दार्शनिक जो है खोजें या दार्शनिक शोध। अब इसके अंतर्गत देखें कुछ जो है शोधें ऐसी होती हैं जो कि यह प्रायः दर्शन के विषय वस्तु से संबंधित होती है, या तो कह सकते हैं ऐसे कि दर्शन की विषय वस्तु के संदर्भ में जो प्रायः दिन प्रतिदिन खोज का कार्य किया जाता है उसी को हम जो है दार्शनिक शोध कहते हैं। या कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्रियों के द्वारा दिन प्रतिदिन जो खोज का कार्य किया जाता है उसी को हम दार्शनिक शोध कहते हैं। तो मैं छात्रों अभी तक आपको जो है शैक्षिक अनुसंधान के क्या इसके अर्थ होते हैं, क्या परिभाषा और इनके हम प्रकार के बारे में आप सभी के समक्ष अध्ययन किया। तो अब इसी के बाद छात्रों अब इनकी क्या नीड्स पड़ती है या इनकी क्या आवश्यकता पड़ती है इसके बारे में अध्ययन करूँगा। तो यहाँ पर छात्रों जो पहला हमारा टॉपिक आता है दर्शन के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में जो शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता इस बात में निहित है कि इसके द्वारा जो है दर्शन के अनुसार हमें शिक्षा प्रदान करने में इसकी आवश्यकता पड़ती है, या तो जो दर्शन के अनुसार जो है शिक्षा प्रदान करने में शैक्षिक अनुसंधान की हमको सख्त ही सख्त आवश्यकता पड़ती है। अब देखें छात्रों आप लोग दिमाग में बातें आती होगी कि दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है। जैसे आप लोग दर्शन विषय में पढ़े होंगे छात्रों शिक्षा और दर्शन, या तो ऐसे कह सकते हैं छात्रों कि जो दर्शन और शिक्षा होता है वो एक दूसरे या एक सिक्के के दो पहलू के समान होते हैं छात्रों। जहाँ पर फिलॉसफी होता है तो वहीं पर एजुकेशन होता है, यहाँ पर जहाँ पर दर्शन होता है छात्रों वहीं पर शिक्षा होता है। दोनों का एक दूसरे से छात्रों बहुत घनिष्ठ संबंध है, या दोनों कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको रास के अनुसार डिफिनेशन बता दिया कि जो दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरीके से अगर हम दर्शन के बारे में देखें तो जो दर्शन शब्द है वो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु दर्शन शब्द की उत्पत्ति होता है संस्कृत में दृश्य धातु से मिलने से बना है, जिनका अर्थ होता है छात्रों देखने समझने या सुनने से।
तो इसी प्रकार देखें तो दर्शन का अर्थ होता है जानने, समझने एवं सीखने, या तो कह सकते हैं इसका मूल अभिप्राय किससे होता है, देखने से सीमित होता है, या जो दर्शन का मतलब होता है किसी वस्तु, क्रिया, घटनाओं को देखने से होता है। अब इसके संदर्भ में देखें तो दर्शन शब्द अंग्रेजी की जो है फिलॉसफी शब्द से मिलकर छात्रों बना है। दर्शन शब्द अंग्रेजी के फिलॉसफी शब्द से मिलकर बना है, और जो फिलॉसफी शब्द है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक तो फिलास हो गया, और जो अगला आता है छात्रों सोफिया आता है। तो फिलास का मतलब प्रेम होता है, और जो सोफिया का मतलब होता है छात्रों ज्ञान से होता है। तो इसी तरीके से जो इंग्लिश वर्जन में देखें तो जो फिलॉसफी का अर्थ निकला है ज्ञान के प्रति प्रेम। तो इसी तरीके से देखा जाए तो जो व्यक्ति का एक ज्ञान के प्रति जो प्रेम होता है छात्रों, तो उसी को हम दर्शन की संज्ञा दिए हैं, या उन्हीं को हम जो है दर्शन के नाम से छात्रों जानते हैं। अगर इसमें देखें जो एजुकेशनल जो रिसर्च है, तो शैक्षिक अनुसंधान की पहली प्रमुख आवश्यकता है कि दर्शनों के अनुसार जो है शिक्षा प्रदान करने में इसकी बहुत ही जो है आवश्यकता पड़ती है। फिर आगे जो है नंबर 2 पॉइंट हमारा आता है इसमें, छात्रों के बहुमुखी विकास को प्रभावित करने वाले कारणों को ज्ञात करना। तो जो शैक्षिक अनुसंधान की प्रमुख आवश्यकता इस बात में निहित है कि यह छात्रों या बालकों के बहुमुखी विकास को प्रभावित करने वाले जो रीजन होते हैं उनको जो है ज्ञात करने या उनको जानकारी जो है लेने में सदैव ही जो है सहायक होता है शैक्षिक अनुसंधान। क्या उनके रीजन है, किस ढंग से जो है बहुमुखी या छात्रों के मल्टी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं या अध्यापक, तो उनके बहुमुखी विकास करने के लिए या उनको जो प्रभावित करने वाले जो रीजन हैं छात्रों, उनको जो ज्ञात किया जाता है, उनके ज्ञात करने की प्रक्रिया किसमें करते हैं, शैक्षिक अनुसंधान में करते हैं। या तो शैक्षिक अनुसंधान की जो आवश्यकता होती है, छात्रों की कई प्रकार के जो विकास होते हैं उनको जो है जानकारी लेने, किस कारण से बालक का विकास नहीं हो पा रहा है, इन सब के अलावा और इसको जो है कुछ प्रभावित करने वाले या इम्पैक्ट करने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इसको जो है हम शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से छात्रों ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें फिर नंबर जो 3rd पॉइंट आता है, मूल्यांकन की पद्धति को वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाने में। जो शैक्षिक अनुसंधान है छात्रों, तो शैक्षिक अनुसंधान की जो तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इसके माध्यम से मूल्यांकन की पद्धति को वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव और इन्हें जो है पारदर्शी बनाने में भी छात्रों सहायता मिलती है। जैसे मूल्यांकन का कार्य एक मैंने बताया एक व्यापक एवं विस्तृत चलने वाली एक प्रक्रिया है, या तो मूल्यांकन एक सतत तथा व्यापक चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये कह सकते हैं कि इनको जब वस्तुनिष्ठ बनाना होता है या इनको जो है ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी जब इनको बनाना होता है छात्रों, तो इनमें हमको शैक्षिक अनुसंधान की सख्त आवश्यकता पड़ती है। तो इनकी महत्वपूर्ण जो है आवश्यकता कि मूल्यांकन या इवैल्यूएशन जो होता है कैसे किया जाए, या फिर जब हो रहा है तो उनकी जो पद्धति को वस्तुनिष्ठ एवं जो है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए छात्रों हमको शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी तरीके से नंबर 3rd की बाद फिर आगे आता है 4th नंबर, विश्वविद्यालय के 3 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। अगर देखा जाए छात्रों तो ये जो शैक्षिक अनुसंधान हो गया, इनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात में निहित है कि जो विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे प्रायः इसमें 3 ही जो है कार्यों के लिए जो है हमको शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसमें छात्रों को समायोजन करने के लिए
या जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, उनमें कोऑर्डिनेशन या समन्वय लाने के लिए, फिर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं या फिर संगठन बनाने के लिए, ये सारी बातें जिनको हम पोस्ट कार्ड के तहत जो है बताया था सारी बातों को, उसी में जो है 3 महत्वपूर्ण जो है कार्य होते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों की जो है आवश्यकता हम शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से पूरा करते हैं। या तो जो शैक्षिक अनुसंधान है इसी की सहायता से विश्वविद्यालय के 3 महत्वपूर्ण जो कार्यों की हम पूर्ति करने में सदैव ही जो है सहायक होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, 5वां नंबर आता है छात्रों अध्यापक के प्रति। 5वां नंबर आता है अध्यापक एवं छात्रों की विद्यालय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना। अगर देखा जाए तो ये है छात्रों कि जो एजुकेशनल जो है रिसर्च है या जो शैक्षिक अनुसंधान है, इसकी प्रमुख आवश्यकता अध्यापक एवं छात्रों के विद्यालय के प्रति पॉजिटिव अभिवृत्तियों को विकसित करने में सदैव ही यह जो है सहायता प्रदान करती है कि किस ढंग से अध्यापक और छात्रों के बीच जो है पॉजिटिव एटीट्यूड को विकसित किया जाए। तो उसको जो है विकसित करने के लिए हमको एजुकेशनल जो है रिसर्च की भी जो है आवश्यकता छात्रों पड़ती है। तो आप इसी के बाद देखें तो फिर अगली जो हमारी पॉइंट आती है छात्रों, शिक्षा की प्रक्रिया के विकास के लिए आंतरिक सोपानों को खोजने के लिए। देखिए जो शैक्षिक अनुसंधान है छात्रों, इसकी आवश्यकता इस बात में निहित है कि इसके द्वारा जो शिक्षा की प्रक्रिया के विकास हैं उनमें हम क्या इंटरनल हायरार्की हैं, क्या आंतरिक सोपान है, उनकी आंतरिक जो है सोपानों की खोज करने के लिए हमको शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। आप देखें जैसे इसमें शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में, तो शिक्षा एक स्वदेशपूर्ण प्रक्रिया, शिक्षा एक अंतःकरण की प्रक्रिया, शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया, शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, या तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा जीविकोपार्जन करने की एक प्रक्रिया होती है, शिक्षा स्वदेशपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो उनकी प्रक्रिया के विकास के लिए जो आंतरिक या इंटरनल जो है हायरार्की हैं या आंतरिक रूप से जो सोपान छात्रों बनाए गए हैं, तो उनके सोपानों की खोज करने के लिए हमको शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है छात्रों। अब इसी के बाद देखें आगे आता है हमारा जो अगला पॉइंट है परिवर्तित परिवेश और जो है मांग। परिवर्तित परिवेश और इसमें मांग के लिए, मांग के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने। तो अगर इसके तहत देखें तो जो शैक्षिक अनुसंधान की अवधारणा में या तो शैक्षिक अनुसंधान की प्रमुख आवश्यकता इस बात में निहित है कि इसमें जो चेंजिंग हो रहा है या जो बदलते जो है इन्वायरमेंट है या जो आसपास का हमारा परिवेश है उसमें जो मांग हो रही है उसके भी अनुरूप जो शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये सब शैक्षिक अनुसंधान की ही देन है। या तो ऐसे कहें छात्रों कि जो शैक्षिक अनुसंधान की प्रमुख आवश्यकता जो है बदलते परिवेश और क्या मांग है विद्यालय के, तो उसी के अनुरूप जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो दिन प्रतिदिन जो बदलाव या जो परिवर्तन लाने का कार्य छात्रों किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया में या उसी में जो है उसी के लिए जो शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है छात्रों। अब इसी के तहत देखें छात्रों जो अगली पॉइंट हमारी आती है छात्रों में शक्ति, बुद्धि, समायोजन, रुचि के स्तर के अनुरूप ढालने। तो इसी क्रम में देखें तो जो हमारी शैक्षिक अनुसंधान है जिसको कहते हैं एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं, तो शैक्षिक अनुसंधान की जो आवश्यकता होती है छात्रों में सामर्थ्य, ये से कहते हैं कैपेसिटी, या तो इनमें शक्ति,
फिर बुद्धि, समायोजन एवं रुचि स्तर के अनुरूप जो है ढालने में या छात्रों को ढालने में जो है शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता निहित है, या इसके माध्यम से जो है छात्रों में शक्ति, बुद्धि, समायोजन, रुचि, क्या रुचि है उनके अनुरूप जो है ढालने में हमको शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। तो छात्रों यहाँ पर जो है बुद्धि हो गया, समायोजन क्या है, क्या इंटरेस्ट है, इन्हीं तीनों के अनुरूप छात्रों को जो ढालने का कार्य किया जाता है तो उसमें हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है छात्रों? शैक्षिक अनुसंधान की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो शैक्षिक या बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि का मतलब जो व्यक्ति अपने आप में सोचने की, समझने की क्षमता रखता है वही उसकी बुद्धि कहलाती है, वही उसकी इंटेलिजेंस कहलाती है छात्रों। जिस प्रकार इसके संदर्भ में बकिंघम है, उन्होंने बताया है कि बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। तो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है छात्रों। इसके बाद फिर अगली हमारी जो टॉपिक आती है छात्रों, नए नए सिद्धांतों और नियमों का जो है प्रतिपादन करने। तो शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता इस बात में निहित है छात्रों कि इसके द्वारा जो नए नए जो है एक इंडोक्ट्राइनेशन या जो प्रिंसिपल या तो जो सिद्धांतों का प्रतिपादन या जो इसके नियम है उनका जो प्रतिपादन दिन प्रतिदिन जो किया जा रहा है, तो ये सब शैक्षिक अनुसंधान की देन है। या तो ऐसे कहें छात्रों कि शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से या तो शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा ही छात्रों में नए नए जो है प्रिंसिपल या इनमें क्या जो है रूल्स या किस ढंग से नियमों का प्रतिपादन किया जाए, तो इन सभी को जो है प्रतिपादित करने के लिए हमको शैक्षिक अनुसंधान की छात्रों आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद आगे जो आता हमारा है लास्ट पॉइंट है भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जो है सूचनाएं प्रदान करने। तो अगर देखा जाए छात्रों तो शैक्षिक अनुसंधान की अवधारणा या शैक्षिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात में निहित है कि इसके द्वारा हम भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तो सभी प्रकार की जो सूचनाएं प्राप्त करने में या उनको प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शैक्षिक अनुसंधान। तो शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से छात्रों में भौगोलिक, आर्थिक तमाम सारी प्रकार की जो है जो नोटिस होती है, जो इन्फॉर्मेशन देने का कार्य छात्रों को किया जाता है, तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से छात्रों करते हैं। तो ये था हमारा छात्रों आज का टॉपिक शैक्षिक अनुसंधान। तो शैक्षिक अनुसंधान में मैं अभी तक आपके इसके अर्थ के बारे में बताया, फिर इसकी जो डिफिनेशन बताया, प्रकार क्या क्या इनकी आवश्यकताएं होती हैं, तो इनकी आवश्यकताओं के बारे में छात्रों आप सभी के समक्ष अध्ययन किया। फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ छात्रों। जय हिंद, जय भारत।